नमस्कार दोस्तों। देखिए, कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर उपन्यास कहानियाँ करवा दी। नेट जेआरएफ में कुछ निबंध और नाटक जुड़े हैं, वो आपने अभी तक नहीं करवाए। तो आज अपन निबंधों में से एक निबंध लेंगे। देखिए, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा रचित बहुत ही सारगर्भित निबंध है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने यही बताया है कि भाई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, अपन भारतीय आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, अपना देश प्रगति कैसे कर सकता है, विकासशील। तो देखिए, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा रचित सांस्कृतिक एक निबंध माना जाता है। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिसंबर 1884 ईस्वी की बात है। उस समय बलिया के ददरी के मेले के अवसर पर आर्य देशोपरोपकारिणी एक सभा थी, उसके भाषण देने के लिए ये निबंध है वो लिखा गया है। तो इसको अपन ने पढ़ा अब तक। इसमें देखिए, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ये निबंध भारतेंदु जी ने कब लिखा था? तो 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देश परोपकारिणी सभा के भाषण देने के लिए निबंध लिखा था। इसमें एक तरफ तो देखिए ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने, साथ ही साथ में दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के द्वारा जो परिश्रमी स्वभाव था उसकी आदर भी प्रकट की। यही बात नहीं है, भारतेंदु जी ने सिर्फ अंग्रेज़ों की कटाक्षी नहीं की है, बल्कि अंग्रेज़ों में जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनका आदर भी किया है भारतेंदु जी ने। तो एक तो मनमानी है, उस पर व्यंग्य किया है। दूसरी बात, वो अंग्रेज़ लोग बहुत परिश्रमी थे और आज भी बहुत परिश्रमी है, और अपन भारतीय लोग बहुत आलसी हैं, इसलिए अपने को आलस को त्यागने की बात भी इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु जी ने बतलाई है। भारतेंदु जी ने आलसीपन, समय के अपव्यय, भारतीयों के ये अवगुण हैं आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार भी किया है। यानी भारतीय जो अपनी प्रवृत्ति क्या होती है कि अपन फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जैसे अब देखिए, टेक्नोलॉजी का समय है, इस ज़माने में भी भारतीय लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन जो है उस ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा संसाधन है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छी रचनाएं उपलब्ध हैं, आप नेट के माध्यम से देख सकते हैं, किसी ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। परंतु अपन ये चीज़ कभी नहीं करते। अपन लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे डांस वाले वीडियोस देखते हैं, फालतू के चुटकुले देखते हैं, ये बातें अपन ज़्यादा करते हैं। तो ये अपनी एक कमी है, इसको अपन को दूर करना चाहिए। यही बात की है कि अपने में एक बहुत आलसीपन है, अपन फालतू में बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर देंगे। 5 मित्र मिले तो बातचीत गपशप में ही टाइम वेस्ट कर देंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। इन कमियों को दूर करने की बात भारतेंदु जी ने कही है, इस पर करारा प्रहार भी किया है। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण। अपने भारत देश की जनसंख्या तो आप लोग देख ही रहे हो, सभी पढ़े लिखे हो। श्रम की महत्ता, कि परिश्रम करने से कितना महत्व होता है। आत्मबल और त्याग की भावना होनी चाहिए इंसान में, भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य माने हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा है जो भारतेंदु जी ने भारत की उन्नति के लिए अनिवार्य अंग नहीं माना है या माना है। माना है तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को माना है, श्रम की महत्ता को माना, आत्मबल और त्याग की भावना को माना है। एक ऑप्शन अपन को और दे देगा, और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसमें व्यक्त किया है। अब देखिए, इस निबंध की समीक्षा पढ़ेंगे, पढ़ने की पूरा निबंध नहीं है, समीक्षा के रूप में। यह निबंध नवोदिता चंद्रिका में 3 दिसंबर 1885 ईस्वी को 11वें अंक के व्याख्यान के रूप में प्रकाशित हुआ था। अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कब प्रकाशित हुआ। तो 3 दिसंबर 1885 को 11वें अंक के व्याख्यान के रूप में प्रकाशित हुआ। व्याख्यान में भारतेंदु जी ने तात्कालिक स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके, यानी जैसी स्थिति थी भारत देश की वैसा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारत के प्राचीन गौर ज्ञान और गौरव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें, यानी अपने प्राचीन जो भारत है वो कितना गौरवशाली था, कितने ज्ञानी पंडित रहते थे अपने भारत देश में, उन लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करके उन्हें अपनी दशा के प्रति सचेत है वो किया है। इनके इस भाषण में उनकी चिंता भावना का सारा निचोड़ आ गया है। इस निबंध में उन्होंने समाज सुधार, आर्थिक स्वनिर्भरता, सामाजिक एकता, राजनीतिक प्रगति और स्त्री जागरूकता आदि की बात है वो कही है कि स्त्रियों को भी जागरूक होना चाहिए। बहुत ही शानदार निबंध है। अब देखिए, भारत की तात्कालिक
जो दशा है और भारतवासियों के आलसीपन पर टिप्पणी करते हुए भारतेंदु जी लिखते हैं कि यदि किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं होते, यानी कोई भी देश हो, सभी जितने विश्व में देश हैं उनमें कहीं ना कहीं गरीबी जरूर है, यानी सारे संपन्न नहीं हैं, किंतु वे लोग यहाँ पर खेत जोतते बोते हैं, परंतु वे लोग हैं वहाँ रहते हैं वो खेत जोतते हैं बोते हैं, वहीं उनके साथ में ये भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कलिया मामला बनावे, यानी आने वाले समय के लिए क्या करें जिसमें इस खेती में आने से अन्न होता है वो दुगुना उपज हो जाए। यानी वे लोग ऐसा सोचते हैं कि अपन खेती कर रहे हैं कोई बात नहीं है, परंतु इस खेती की उपज कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में सोचते हैं। विलायत में गाड़ी के कोचवान, कोचवान मतलब ड्राइवर, भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत मतलब विदेश में। जब मालिक उतर करके किसी दोस्त के यहाँ पर गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। यानी अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं किया। और अपने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, अपने भारत देश में ड्राइवर क्या करेगा, या तो बीड़ी सिगरेट या हुक्का पिएगा या फिर गप करेगा, बस कोई दोस्त मिल जाएगा उसके साथ में गप लड़ाएगा। सो गप भी बिल्कुल निकम्मी है, यानी कोई मतलब नहीं है गप्पों का। वहाँ के लोग गप ही में देश का प्रबंध छांटते हैं। वहाँ के लोग जो बातचीत भी करते हैं ना, उसमें देश का कोई ना कोई कारण होता है जिसमें देश की भलाई हो सके। वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक अक्षण भी व्यर्थ न जाए, यानी विदेश के लोगों का ये सिद्धांत होता है कि एक अक्षण भी फालतू में बेकार नहीं जाना चाहिए। उसके बदले यहाँ के लोगों को इतना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता था। और अपने देश में जो लोग जितना खाली बैठा रहता है, कोई काम वाम नहीं करता, उसको उतना ही बड़ा अमीर समझते हैं अपने देश में। निकम्मेपन के ऐसे वातावरण में किसी देश की जाति की उन्नति के लिए इतने घोर परिश्रम की आवश्यकता होगी, यानी भयंकर अपने को परिश्रम करना होगा। वो एक चुनौती रहेगी अपने सामने। भारतेंदु जी के आगे ये एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, यानी बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने देश के लोग परिश्रम करना ही नहीं चाहते थे। भारतेंदु जी जनता को तमाम अंधविश्वास से ऊपर उठाना चाहते थे। अपने देश में अंधविश्वास तो कूट कूट के भरा है हर एक आदमी में। और उन्नति किसी के मुंह है जो होने और किसी पंडित के उपदेश देने से नहीं आती। उन्नति कभी भी अपन दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, हाँ वो परिश्रम कर रहा तो वो परिश्रम कर रहा तो वो उन्नति करेगा, नहीं कि अपन करेंगे। ना ही कोई पंडित उपदेश दे जाएगा तो उनके उपदेशों से उन्नति होगी। वे इसे स्पष्ट करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, भाइयों राजा महाराजाओं का मुँह है मत देखो, यानी राजा महाराजा हैं उनकी तरफ मत ताको, मत ये आशा रखो कि पंडित जी की कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। कि यानी पंडित जी का मुंह भी मत ताको कि इनके उपदेशों में भी देश में रुपये की कोई खेती हो जाएगी या फिर अपने देश के लोगों की बुद्धि बढ़ जाएगी, परंतु ये तो सब परिश्रम करने से ही बढ़ेगी। तुम आप ही कमर कसो, यानी स्वयं को कमर कसनी पड़ेगी। आलस्य को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली मूर्ख बोधे और डरपोक ने पुकराओगे, यानी अपने आप को कब तक कहलाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में भी, जो पीछे पड़े हैं तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, यानी जो पीछे पड़ गए हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। लेखक आलस्य और प्रमाद यानी दुख को छोड़ करके जाति उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं भारतेंदु जी, जिसमें कि आलस्य छोड़ो और आत्मनिर्भर बनो। बिना आत्मनिर्भर हुए किसी भी जाति की उन्नति नहीं हुई, यानी आत्मनिर्भर के बिना कोई भी जाति है वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकी है, ना ही कभी हो सकती है। और इसके लिए स्वयं को ही आगे आना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको स्वयं को ही आगे आना पड़ेगा। कर्म को जीवन बनाना पड़ेगा। लेखक यही चाहता है, यानी कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, और लेखक भी यही चाहता है। किसी भी तरह की उन्नति बलिदान मांगती है, यानी उन्नति आती है वो बलिदान मांगती है। ये है बैठे ठाले का काम नहीं, यानी उन्नति चाहते हो तो बैठे ठाले का काम नहीं है। इसमें आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, गहरी नींद में सोते रहो और नियति आपको सारे सुख देती जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्नति विकास के लिए आगे आना पड़ता है, यानी उन्नति और विकास करने के लिए मनुष्य को स्वयं को आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्योछावर भी करना पड़ता है। आगे भारतेंदु जी लिखते हैं, जो लोग अपने को देश हितैषी बोलते हैं, यानी जो लोग होते हैं अपने आप को देश हितैषी लगते हो, वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस लो और उठो, आज ही परिश्रम करनी शुरू कर दीजिए। आगे देखिए, भारतेंदु जी प्रस्तुत निबंध में एक जाति की हिचक को, भय को दूर करके उसे अंग्रेजी हुकूमत से दो दो हाथ करने के लिए एक नई जीवन शक्ति दे रहे हैं।
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होने हेतु जातीय एकता की परम आवश्यकता है। यानी अंग्रेजी शासन के अगर आप विरुद्ध खड़े होना चाहते हो तो आप संपूर्ण जाति को एक होना बहुत ही जरूरी है। धर्म है, मत है, बिरादरी है, निर्विशेष होकर के ही ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। यानी इनमें आपको सभी को एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। ऐसा होने से अंग्रेज अपना सामना नहीं कर सकते, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतेंदु जी अपील करते हुए लिखते हैं, वैष्णव शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मतों के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यानी कोई वैष्णव कहता है, कोई अपने आप को शाक्त कहता है, ये सारे बैर छोड़ो। ये इसमें इन झगड़ों का नहीं है, यानी ये झगड़ा करने का समय नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, यानी सारे के सारे धर्म के लोग मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। यानी प्रत्येक जाति के मनुष्य का आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उसका जी मत तोड़िए। यानी छोटी जाति के जो यानी SC ST के जो लोग हैं उनको ये नहीं कह करके उसका मन मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। भारत के तमाम मतांतरों की भिन्नता को भी भारतेंदु जी खतरनाक मानते हैं। यानी अपने मतांतर हैं जाति विशेष के, धर्म विशेष के। साथ ही हिंदू और मुसलमान विभेद का अंग्रेज लोग हैं जिस तरह से फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, भारतेंदु जी उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और हिंदू और मुसलमान की तुलना उन्होंने एक ही घर की सदस्य यानी देवरानी और जेठानी की तरह करते हुए कहते हैं कि जैसे उन्हें घर में आग लगने में, यानी अपने किसी घर में आग लगने वाली अंग्रेजी जाति को के प्रति सचेत करते हुए कहा है कि घर में आग लगे तब जेठानी और देवरानी को आपस में डाह, यानी अपने आप का गुस्सा छोड़ करके एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। यानी अपने घर में आग लगी है, आग लगने वाला अंग्रेज़ है, और अंग्रेज़ अगर अपने घर में आग लगाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों को देवरानी और जेठानी का रिश्ता समझ करके एक दूसरे का द्वेष भाव छोड़ करके और उसमें सहायता करनी चाहिए, आग बुझानी चाहिए। भारत की उन्नति के लिए जातीय एकता बहुत ही जरूरी है। भारतेंदु जी इस निबंध में इस बात पर बार बार बल देते हैं कि पर अंग्रेज जिस आर्थिक शोषण के जरिए भारत को खोखला किए जा रहे थे वह कोई कम चिंता वाली बात नहीं थी। यानी अंग्रेज अपने यहाँ से बहुत सा माल खजाना लूट करके ले गए थे, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खोखली हो गई थी। भारत को आत्मनिर्भर देश देखने की आशा के साथ भारतेंदु जी लिखते हैं, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, यह महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वह किसी भी रंग का, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू ही है और हिंदू की सहायता करो। आप बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक साथ हाथ पकड़ के एक हाथे पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। और सभी जाति चेतना संपन्न साहित्यकार इससे बढ़कर और क्या कर सकता है, इस प्रकार की और क्या कामना कर सकता है साहित्यकार। भारतेंदु जी का रोम रोम जातीय प्रगति के प्रति समर्पित था और अपने ही निबंधों में उन्होंने इसे बार बार अभिव्यक्त भी किया। यानी प्रत्येक निबंध में भारतेंदु जी ने भारत की उन्नति की ही बातें कही है। भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि हमारे देश में प्रचलित जैसे त्यौहार है, व्रत है, नियम है आदि समाज धर्म है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों और समय के अनुसार इसमें भी परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। यानी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अपने जो प्रचलित त्यौहार हैं, व्रत हैं, उनको थोड़ा बदलना ज़रूरी है। हमारे जो पूर्वज हैं ने जो नियम बनाए थे उनका आज से नए समझ उन्हीं के उत्तराधिकारी पीढ़ी ने अपनी सुविधा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने नियम और धर्म बना लिए, यानी अपने अपने हिसाब से बना लिया। ऐसे सभी नियमों और धर्मों की पुनरीक्षण की आवश्यकता है, इसमें सच्चाई की पहचान की जा सके। ऋषियों मुनियों ने नियमों और धर्मों को क्यों बनाया, यानी ऋषि मुनि जो थे उन्होंने नियम और धर्म क्यों बनाए, इसकी हमें वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए और उनमें से जो बातें हमारे समाज और देश के लिए जो उपयोगी हों उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए और जिसको छोड़ने की आवश्यकता है उन्हें अपन को छोड़ भी देना चाहिए। यानी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और गलत बातें उसको छोड़ देना चाहिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम अपने उपभोग की सामान्य वस्तु भी स्वयं निर्मित करने का प्रयास नहीं करते। यानी अपन जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो भी अगर अपन विलायत से या विदेश से लाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अपने स्वयं का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए अपन को। हम अमेरिका में बनी धोती पहनते हैं, देखो अमेरिका में बनी हुई धोती पहनते हैं,
अंगा इंग्लैंड का है, कंघी फ्रांस की प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, यानी बहुत ज़रूरी है उसको बढ़ाना होगा। भारतीयों की स्वदेश की भावना को बल देते हुए कहते हैं, यानी अपनी स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए बल देते हुए कहते हैं कि एक बार इज्जत का ख्याल न रखने वाले एक महाशय एक महफिल में किसी के कपड़े पहन करके चले गए थे, यानी एक महाशय थे, वो किसी दूसरे कपड़े पहन करके चले गए अच्छे दिखने के लिए, तथा उनके कपड़ों को पहचान लिया। इस पर भारतेंदु जी ने दुख जताते हुए कहा कि आज भारतीय इतने अकर्मण्य हो गए, यानी तुच्छ सा कर्म नहीं करते हैं और प्रावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो गए हैं कि हम दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते, यानी डेली उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका भी अपन निर्माण नहीं कर सकते। अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। विदेशी भाषा और विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना होगा, तभी भारतवर्ष की उन्नति संभव हो सकेगी। यानी सब कुछ अपने को निर्माण करना होगा, इन चीज़ों को अपने देश में इन चीज़ों को बनाना होगा। सारांश रूप में भारतेंदु जी कहते हैं, उनके अनुसार अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करके अपने लड़कों को शिक्षा, रोजगार, कारीगरी आदि सिखा करके देश की संपन्नता को देश में रखकर जो विभिन्न मार्गों के द्वारा विदेशों को जाती हैं, जातीय भेदभाव को मिटा करके आदि से देश की उन्नति संभव है। अपने धर्म की उन्नति करके सब प्रकार की उन्नति हो सकती है। विदेशी वस्तु का निषेध करके तथा स्वदेशी का स्वागत करके भारत की उन्नति की जाती है, यानी विदेशी वस्तुएं उनका तिरस्कार किया जाए और स्वदेश में जो वस्तुएं पनपी हैं, जो बनती हैं, जिनका निर्माण होता है, उनका अपन को स्वागत करना चाहिए। अब देखिए इस निबंध के महत्व कथन। देखिए इस निबंध के महत्वपूर्ण उद्धरण हैं, कई बार ऐसी परीक्षाओं में उठा लिए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आदि की गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते, यानी उन्हें अच्छी तरह से बतलाने वाला कोई हो तो क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार के उद्धरण अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये किस निबंध से लिया गया है। अगला देखिए, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, यानी उन्नति की घोड़े की दौड़ हो रही है। अमेरिकन हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, तुर्की हैं आदि सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, यानी पहले हम पहुंच जाएं आगे। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिएगा, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती है, यानी जापान के जो लोग हैं वो भी अपने से आगे चले गए। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय यानी करोड़ों उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। बहुत अच्छा कथन है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पा करके, अवसर पा करके भी हम लोग हैं जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का ही कोप है। यानी सब कुछ चीज़ है, उसके बाद में भी अपन अगर अपने स्वावलंबी न बन सके तो वो अपने लिए क्या होगा, ईश्वर का कोप मानेंगे। यहाँ के लोगों यानी भारत के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ की इतना बढ़ गया है कि मलुकदास जी ने ये कह के गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी बहुत आलसी हैं। ये व्यंग्य है भारतीयों पर। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध स्त्री में, पुरुषों में, अमीर गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करें। यानी सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तभी भारतवर्ष वो उन्नति कर सकता है। सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। देखो अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति होती है, यानी दिन दिन किस प्रकार से बढ़ते हैं। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सौदे
और बदले जा सकते हैं। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग हैं, आपस का वैर छोड़ दो, यानी वैष्णव हैं, शाक्त हैं, सभी छोटे छोटे विचार हैं उसको छोड़ दो। ये समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको सबका ही अपन को आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए, यानी सब मिलकर के ही कार्य करेंगे, काम करेंगे, तभी भारतवर्ष वो उन्नति कर सकेगा। तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका जाती है। लक्ष्मी मतलब अपनी धन संपदा। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह भी अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी हुई कंघी से तुम सिर जरते हो, यानी बाल बनाते हो। जर्मनी की बनी हुई चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। ये सारी चीज़ें मतलब विदेश से आ रही हैं, भारत में कुछ भी नहीं है। भाइयों, अब नींद से चौंके, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो, यानी जिसमें उन्नति हो मनुष्य जाति की। प्रदेश वस्तु और प्रदेशी भाषा का भरोसा मत करो, यानी विदेशी वस्तुओं का। और अपने देश में बनी भाषा की उन्नति करो, यानी हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, अंग्रेजी का मत बढ़ाओ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारगर्भित निबंध है मित्रों। आशा करता हूँ हर बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हिंदी साहित्य मंच नाम से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। धन्यवाद।